गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अदिल प्रताप। आज आप लोगों को फोर्थ पेपर में संघ शिक्षा को हम लोग पढ़ेंगे। मैंने इससे पहले व्यक्तित्व के 5 बड़े गुण बताए थे, जो शील गुण थे, टेट्स थे, वो 5 थे। 5 में से मैंने पहला बता दिया था। पहला था चैतन्यता। ऑल्टरनेट हो सकता है, क्रम ऑल्टरनेट हो सकता है, कोई बात नहीं। तो मैंने पहला चैतन्यता बता दिया था। दूसरा को हम पढ़ेंगे ओपननेस या खुलापन। ओपननेस क्या है या खुलापन क्या है, इसको जानते हैं। ओपननेस व्यक्तित्व का बहुत बड़ा शील गुण है, अर्थात बहुत बड़ा गुण है जिसके द्वारा व्यक्तित्व प्रभावित होता है। इसको देखते हैं। खुलापन है क्या? प्रत्येक खुलापन के अंतर्गत खुलापन व्यक्तित्व का वो लक्षण है जिसके द्वारा व्यक्ति किसी भी समस्या को प्रत्येक पहलू पर परखता है, जांचता है, उसके बाद कोई निर्णय लेता है। इसलिए खुलापन व्यक्तित्व का अहम हिस्सा है, महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को पूर्ण बनाता है। ये इसका अर्थ हुआ। आगे समझते हैं इसकी पहचान के लक्षण क्या है, इसकी पहचान क्या है, उसको देख लेते हैं। पहला है, पहली बात करेंगे, पहचान की बात करेंगे, कला की प्रशंसा। खुले व्यक्तित्व वाले व्यक्ति किसी भी व्यक्ति की जो कला होती है, जो रचनाएं होती हैं या उससे संबंधित जो भी शैलियाँ होती हैं, उनकी उन्मुक्त मन से प्रशंसा करते हैं। दूसरा लक्षण होता है भावना के प्रति जागरूकता। अर्थात खुले दिमाग वाले व्यक्ति, खुले व्यक्तित्व वाले व्यक्ति जो भी होते हैं, वो किसी भी व्यक्ति की भावनाओं के प्रति जागरूक रहते हैं, समझते हैं कि उनकी भावनाओं का हित न हो जाए, उनकी भावनाओं का सम्मान न हो जाए, उनकी भावनाओं का सदैव सम्मान रखना है। इसलिए ऐसे व्यक्ति दूसरे की भावनाओं के प्रति जागरूक रहते हैं, उनका सम्मान करते हैं। तीसरी पहचान है वास्तविक कल्पनाशीलता। तीसरा इसका लक्षण है वास्तविक कल्पनाशीलता। इसको समझते हैं। वास्तविक कल्पनाशीलता के अंतर्गत व्यक्ति 2 तरह की कल्पनाएं करता है। कुछ कल्पनाएं ऐसी होती हैं जिनको साकार रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता, जिनको वास्तविक रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता। जैसे हम बात करते हैं परियों की कहानी, परियों से संबंधित जो भी कहानियाँ होती हैं, जिनको सत्यता की कसौटी पर नहीं परखा जा सकता। कुछ कल्पनाएं ऐसी होती हैं जिनको व्यवहार में तथ्यों द्वारा साबित किया जा सकता है, तर्कों द्वारा साबित किया जा सकता है। जैसे हम प्रथाओं की बात करें, सिद्धांतों की बात करें और रूढ़ियों की बात करें, उनको हम तर्कों द्वारा, उनको हम वास्तविक तथ्यों द्वारा उनको असत्य साबित कर सकते हैं। इसलिए 2 तरह की कल्पनाशीलता होती है। तीसरा होता है जिज्ञासा। प्रत्येक व्यक्ति अगला है सुंदरता के प्रति संवेदनशीलता। प्रत्येक व्यक्ति सौंदर्यात्मक जो भी वस्तुएं होती हैं, उनके प्रति उनको लगाव होता है। खुले मन वाले व्यक्ति, खुले व्यक्तित्व वाले व्यक्ति सौंदर्य कला से संबंधित जो भी चीज़ें हैं और उसमें जो भी नवीनता है, रचनात्मकता है, उसका सम्मान करते हैं और किसी भी समस्या को, किसी भी विषय को कलात्मक ढंग से, सौंदर्यात्मक ढंग से प्रस्तुत करते हैं। अगला है पूर्णता की स्थिति। खुले मन वाले व्यक्ति कोई भी कार्य करने जाते हैं या किसी भी कार्य को करते हैं तो वो उसको पूरा करके ही छोड़ते हैं, अर्थात पूरा करके ही मानते हैं। वो अपने लक्ष्य को अंतिमता तक पहुँचाते हैं, अपने लक्ष्य को पूर्ण करते हैं। जबकि इसके जो विपरीत व्यक्ति होते हैं, वो कार्य तो शुरू करते हैं लेकिन बीच में ही कार्य को छोड़ देते हैं। तो ये खुले मन वाले व्यक्तियों की पहचान का लक्षण है। आगे देखते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण। इसको समझते हैं। ऐसे व्यक्ति जो खुले मन के होते हैं, उनका जो नजरिया होता है, उनका सोचने का तरीका होता है, पूरी तरह से वैज्ञानिक होता है। अर्थात वो कोई भी समस्या हो, कोई भी कार्य हो, उसके प्रति जो उनका नजरिया होता है, सोचने का तरीका होता है, तर्कपूर्ण होता है, वैज्ञानिक होता है, तथ्यों से उसको साबित करते हैं। जबकि दूसरे टाइप के व्यक्ति होते हैं, इसके विपरीत व्यक्ति होते हैं, उनका नजरिया वैज्ञानिक नहीं होता। तो ये कुछ लक्षण थे अनुभव के प्रति खुलापन वाले व्यक्तियों के। ये लक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। पहले हालांकि इसको बुक्स में पहले नंबर पर दिया गया है, हमने आपको दूसरे क्रम पर बताया है। अब तीसरे की बात करेंगे। तीसरा है बहिर्मुखता। जब व्यक्तित्व के वर्गीकरण की बात आती है, एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं यंग, इन्होंने व्यक्तित्व के 2 पहलू बताए हैं। पहला बहिर्मुखी व्यक्ति, दूसरा अंतर्मुखी व्यक्ति। बहिर्मुखी व्यक्ति
वो होता है जिसके जो हसमुख होता है, सहयोग की भावना होती है, उदार की भावना होती है और किसी भी कार्य को रचनात्मक तरीके से करने की उनके अंदर क्षमता होती है, सामूहिक भावनाएं होती हैं, कलेक्टिव एफर्ट करने की उनके अंतर्गत क्षमताएं होती हैं। तो ये वो व्यक्ति होते हैं जो क्या होते हैं, बहिर्मुखी होते हैं। इसको हमने पढ़ा, इसका अर्थ समझा। अब नेक्स्ट आगे हम देखते हैं इसकी पहचान कैसे की जाती है, उसके कुछ लक्षण होते हैं, उनको देखते हैं। पहला लक्षण है इनका सकारात्मक दृष्टिकोण। मैंने बताया ऐसे व्यक्ति जो बहिर्मुखी होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, उनका जो नज़रिया होता है वो पॉजिटिव होता है। वो समस्या को सकारात्मक रूप से सोचते हैं और उसका समाधान भी सकारात्मक रूप से देते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति उदार मन के होते हैं, खुले दिमाग के होते हैं और इनके अंतर्गत ये लक्षण पाया जाता है। दूसरा है प्रेम एवं सहयोग की भावना। जो भी व्यक्ति एक्सट्रोवर्ट होते हैं, जो भी व्यक्ति बहिर्मुखी होते हैं, उनके अंतर्गत जो भावनाएं होती हैं वो प्रेम की होती हैं, सहयोग की होती हैं। प्रत्येक वस्तु से, प्रत्येक व्यक्ति से वो क्या करते हैं, प्रेम करते हैं, उनको लगाव होता है। और कोई भी कार्य किसी भी व्यक्ति को बाधा होती है या कार्य करने में असमर्थ होती है, वैसी स्थिति में उसको सहयोग करने की भावनाएं होती हैं। नंबर 3 देखते हैं। 3 इसका लक्षण है वो है बाहरी संसार से लगाव। जो अंतर्मुखी व्यक्ति होते हैं वो उनको स्वयं से ही मतलब होता है, जबकि एक्सट्रोवर्ट व्यक्ति होते हैं उनको बाहरी दुनिया से लगाव होता है। जो भी इस दुनिया में घटित हो रहा है, जो भी सामाजिक कार्य हो रहे हैं, जो भी लोग बाहरी दुनिया से संबंधित हैं, अर्थात स्वयं के अलावा भी प्रकार की उनके अंदर भावनाएं होती हैं। और क्या होता है, उनको बाहरी संसार से लगाव होता है। नेक्स्ट देखते हैं उत्साह की अधिकता। जो भी एक्सट्रोवर्ट व्यक्ति होते हैं, जो भी बहिर्मुखी व्यक्ति होते हैं, उनके अंतर्गत देखा जाता है, सामान्यतः देखा जाता है उत्साह, बहुत उत्साही होते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी भी कार्य को करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं और उसको पूर्णता की ओर ले जाने के लिए तैयार रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगला लक्षण है इसका सामाजिक कार्य रुचि। ऐसे व्यक्ति जो बहिर्मुखी होते हैं, सामाजिक कार्यों के प्रति उनका लगाव होता है, सामाजिक कार्यों को करने में उनकी रुचि होती है, ताकि समाज को, व्यक्ति को या राष्ट्र को उनकी मौलिक देन प्राप्त हो सके। तो ये अगला लक्षण है सांस्कृतिक कार्य रुचि। जो भी कल्चरल प्रोग्राम होते हैं उनमें बहिर्मुखी जो व्यक्ति होते हैं उनकी रुचि होती है, वो सांस्कृतिक कार्य में हिस्सा लेते हैं, सांस्कृतिक कार्य में दूसरे लोगों को भी हिस्सा दिलवाते हैं और पूर्ण रूप से उनका सहयोग करते हैं। नेक्स्ट अगला देखते हैं, सामूहिक कार्यों में रुचि की बात हो गई। सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रति प्रेम। अर्थात ऐसे व्यक्ति जो बहिर्मुखी होते हैं वो चाहते हैं उन्हें समाज की प्रतिष्ठा मिले, समाज का सम्मान मिले, ये उनका लक्षण होता है। और तीसरा होता है जो भी व्यक्ति है, जो भी समाज है या जो भी संस्थान है जहाँ भी वो रह रहे हैं वो आकर्षण का केंद्र बने। अर्थात उनके अंतर्गत ये भावना होती है, ये महत्वाकांक्षाएं होती हैं कि वो उस समाज का आकर्षण का केंद्र बने और वो फ्रंट लाइन से समस्याओं को लीड करते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति, बहिर्मुखी व्यक्ति, नेतृत्व की उनमें बहुत बड़ी क्षमता होती है, समस्याओं के समाधान की बहुत बड़ी क्षमता होती है। ये हमने क्या किया, अगला लक्षण देखा। इसको अब तीसरा है, चौथा है सहमत जनता। ठीक है, इसको आप एक बार देख लें। ठीक है, चौथा देखते हैं। अगला है सहमत जनता। इसका तात्पर्य होता है जो भी व्यक्ति सहमत जनता के अंतर्गत, एक बहुत बड़ी भावना होती है, इसके अर्थ को समझते हैं। सहमत जनता के अंतर्गत ऐसी भावना निहित होती है जिसमें शंका का कोई भी स्थान नहीं होता है। अर्थात व्यक्ति किसी भी समस्या को, किसी भी वस्तु को, किसी भी घटना को जो उसके सामने सच बताई जाती है उसके प्रति किसी भी प्रकार की शंका नहीं होती है। इसलिए ऐसी घटनाएं अर्थात ऐसे तथ्य जिस पर व्यक्ति शंका नहीं करता है और उन पर पूर्ण विश्वास कर लेता है, उसी स्थिति को सहमत जनता कहते हैं, एग्रीवलनेस कहते हैं। ठीक है, ये इसका अर्थ हुआ। अब देखते हैं इसके पहचान क्या है, इसके लक्षण क्या है पहचान के, इसको देख लेते हैं। पहला है शंका का अभाव। जैसा कि मैंने अभी परिभाषा में बताया ऐसे व्यक्ति किसी भी घटना को या किसी भी वस्तुस्थिति को जो उनको बताई जाती है उस पर विश्वास कर लेते हैं। शंका के लिए कोई भी उनके मन में स्थिति नहीं होती। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, यदि किसी व्यक्ति से कहा जाता है
कि मुझे तत्काल मेरा बच्चा बीमार है, मुझे उसके इलाज के लिए कुछ धनराशि चाहिए, तो जो व्यक्ति सहमतिजन्य होते हैं अर्थात एग्रीमेंटलेस होते हैं अर्थात तथ्यों से सहमत होने वाले होते हैं, वो तुरंत जो सहायता राशि है उसको दे देते हैं। उसके पीछे जानने की कोशिश नहीं करते कि वास्तव में उसका बच्चा बीमार है या नहीं भी है। तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? सहमतिजन्यता कहते हैं, शंका का अभाव कहते हैं। दूसरा होता है सहयोग की भावना। किसी भी ऐसे व्यक्तियों में जो सहमतिजन्य होते हैं अर्थात अपनी सहमति प्रकट करते हैं, वो व्यक्ति दूसरे का सहयोग करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को मुसीबत में देखते हैं या परेशानी में देखते हैं तो उसको सहयोग प्रदान करते हैं। ये इसका पहचान का दूसरा लक्षण। तीसरा लक्षण है सामाजिक सद्भाव। सामाजिक सद्भाव इसका तात्पर्य होता है कि ऐसे व्यक्ति जो एग्रीएबलनेस होते हैं, जो सहमतिजन्य होते हैं, उनके अंदर समाज के लिए सद्भाव होता है, समाज के लिए सदैव अच्छे भाव होते हैं। वो न सिर्फ स्वयं को सोचते हैं बल्कि समाज के भलाई के लिए ही सोचते हैं, उनके हित में ही सोचते हैं। उनके अंदर गुडविल जैसी गुडफेथ जैसी भावनाएं होती हैं। अगला लक्षण देखते हैं हम। सामाजिक सद्भाव की बात हो गई, और देखते हैं विरोध की भावना का अभाव। ऐसे व्यक्ति उनके जो सहमतिजन्यता के लक्षण इनके अंतर्गत होते हैं, उन व्यक्तियों में क्या होता है? विरोध की भावनाएं नहीं होती। यदि किसी भी घटना को या किसी भी कार्य को करने के लिए उनसे कहा जाता है या किसी समस्या के समाधान के लिए कहा जाता है, उस समाधान को वो सकारात्मक रूप से समस्या का समाधान करते हैं। उसमें विरोध जैसी भावनाएं उनके अंतर्गत नहीं होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं दूसरों सार्वजनिक हित की भावना अर्थात वेलफेयर की बात करते हैं, अर्थात जो भी समाज का हित होता है, सभी लोगों का हित होता है, उसी में वो विश्वास करते हैं। वो अपने हित की बजाय सभी सर्व समाज के हित की बात करते हैं, और इससे क्या होता है? सभी पूरे समाज को या जो भी समाज है उसको पूरा फायदा होता है। नेक्स्ट अगली बात करेंगे दूसरों की भावनाओं का सम्मान। ऐसे व्यक्ति दूसरों की भावनाओं का सम्मान करने वाले होते हैं, क्योंकि जब व्यक्ति दूसरे की भावनाओं को समझेगा ही नहीं, उनकी भावनाओं का सम्मान करेगा, तो वो अपनी सहमति व्यक्त कर ही नहीं सकता। इसलिए ऐसे व्यक्तियों में जो सहमतिजन्यता को प्रदर्शित करते हैं या लक्षण दिखाई देते हैं, सदैव ही दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं। अगली बात करेंगे मित्रता की भावना। ऐसे व्यक्ति जो सहमतिजन्यता प्रकट करते हैं या सहमतिजन्य होते हैं, ऐसे उन व्यक्तियों में मित्रता की प्रबल भावनाएं होती हैं, अर्थात ऐसे व्यक्ति मित्र बनाने में सक्षम होते हैं। और एक व्यापक स्तर पर, बड़े स्तर पर जो भी समाज के व्यक्ति होते हैं, जो भी व्यक्ति होते हैं, उनको क्या करते हैं? मित्र बना लेते हैं। अगला है ईमानदारी की अधिकता। ऐसे व्यक्तियों के अंदर जो अपनी सहमति प्रकट करते हैं या सहमतिजन्य होते हैं, उन व्यक्तियों के अंदर ईमानदारी की भरी होती है, अर्थात ऐसे व्यक्ति जब कभी मौका लगता है ईमानदारी को प्रदर्शित करते हैं, अपने व्यवहार में ईमानदारी को परिलक्षित करते हैं। अगला है आशावादी। सहमतिजन्यता प्रकट करने वाले व्यक्ति सदैव ही आशावादी होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, अर्थात ऐसे व्यक्ति किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए सदैव आशावान रहते हैं। कोई भी घटना, कोई भी समस्या या किसी भी परिघटना से संबंधित जो भी वस्तु होती है उसको सदैव उसके प्रति सदैव आशावान होते हैं, और सदैव ही वो नेगेटिव विचार या नकारात्मक विचार होते हैं उनसे सदैव ही दूर रहते हैं। अगला है उदारता की भावना। ऐसे व्यक्ति बहुत लिबरल होते हैं, बहुत बड़े उदारवादी होते हैं। ऐसे व्यक्ति जब कभी भी समाज को उनकी जरूरत होती है, वो आगे आकर समाज की मदद करते हैं, समाज का सहयोग करते हैं, समाज का प्रोत्साहन करते हैं। उनके अंदर जो भी भावनाएं होती हैं उससे क्या होता है? पूरे समाज का, पूरे राष्ट्र का कल्याण होता है। तो ये तीसरी भावना। तीसरा जो लक्षण था व्यक्तित्व का, जो 5 बड़े गुण थे उनमें से वो 4 हमने क्लियर किए। अब इसको आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट डाउन कर लें। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। मैं इसको मिटाता हूँ। अब देखते हैं व्यक्तित्व के 5 बड़े शील गुणों में से अंतिम 5वां शील गुण है
वो है, उसको देख लेते हैं। वो है स्नायु विकृति। स्नायु, पांचवा बड़ा संकुल स्नायु विकृति। ठीक है, इसका आप समझेंगे पहले अर्थ क्या है, उसके बाद इसकी पहचान को भी देखते हैं। पहचान, ठीक है, स्नायु विकृति क्या होती है उसको समझते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो मानसिक रूप से या संवेगात्मक रूप से असंतुलित होते हैं, अर्थात उनके अंदर मानसिक और संवेगिक जो स्थितियाँ होती हैं वो ठीक नहीं होती, वो संतुलित नहीं होती। ऐसे व्यक्ति ही स्नायु विकृति वाले व्यक्ति कहलाते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को बहुत जल्दी क्रोध आता है, बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं, बहुत जल्दी क्या करते हैं, वो अपना धैर्य खो देते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को क्या कहते हैं, ऐसे व्यक्तियों को स्नायु विकृति कहते हैं। जबकि दूसरा पक्ष देखते हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी घटना हो, कोई भी किसी भी परिस्थिति में हो, वो सदैव अपना धैर्य प्रकट करते हैं, वो सदैव ही कोई भी रिएक्ट करते हैं, कोई भी प्रतिक्रिया देते हैं तो संतुलित प्रतिक्रिया देते हैं। ऐसे व्यक्तियों को क्या कहेंगे, उच्च व्यक्तित्व वाला व्यक्ति कहेंगे। अर्थात ऐसे व्यक्तियों की मानसिक स्थिति और संवेग क्या होते हैं, स्थिर होते हैं और संतुलित होते हैं। ठीक है, इसको समझते हैं। अब इसकी पहचान देखते हैं, इसका अर्थ मैंने समझा दिया, पहचान देखते हैं। ऐसे व्यक्ति नंबर एक होता है वो है चिंता की स्थिति, सॉरी क्रोध की अधिकता। नंबर एक, क्रोध की अधिकता, क्रोध की अधिकता, इसको समझ लेते हैं। जो भी स्नायु विकृत लोग होते हैं, न्यूरोसिस्टिक लोग होते हैं, उनमें क्रोध बहुत जल्दी आता है। अर्थात ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, बहुत जल्दी अपना टेम्परामेंट खो देते हैं, बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों में क्या होता है, क्रोध बहुत ज़्यादा होता है। जैसे ही किसी कोई बात उनके सामने आई, जैसे ही विषम परिस्थितियाँ आई, उनमें क्या होता है, वो अपना क्रोध प्रकट करना शुरू कर देते हैं। तो ये इनका पहला लक्षण है। दूसरा है सदैव चिंतित रहने वाले, सदैव चिंतित रहने वाले। चिंता में रहने वाले देखते हैं, सदैव चिंता में रहने वाले, इनको समझते हैं। जो भी व्यक्ति या जिनका व्यक्ति क्या होता है, स्नायु विकृत होता है, अर्थात संतुलित नहीं होता, वैसे व्यक्ति सदैव चिंता में रहते हैं। अर्थात कोई न कोई समस्या उनको लगी रहती है, उस समस्या से संबंधित वो सदैव क्या रहते हैं, अधिकांश समय वो चिंतापूर्ण रहते हैं, चिंता में रहते हैं। इस लक्षण को, ऐसे लक्षण वाले व्यक्तियों को स्नायु वाले व्यक्ति कहा जाता है। अगला लक्षण देखते हैं, वो है नकारात्मक दृष्टिकोण। तीसरे की बात करेंगे, अगले की बात करेंगे तीसरे की, वो है नकारात्मक दृष्टिकोण। नकारात्मक दृष्टिकोण, जो भी व्यक्ति या जिन व्यक्तियों में स्नायु विकृतता के लक्षण पाए जाते हैं, वैसे व्यक्तियों में जो उनका एटीट्यूड होता है, जो उनकी अभिरुचि होती है, वो क्या होती है, सदैव नेगेटिव होती है। ऐसे व्यक्ति किसी भी घटना को, किसी भी परिस्थिति को, किसी भी समस्या को नकारात्मक रूप में सोचते हैं और उसका समाधान भी नहीं सुलझा पाते। अगले लक्षण की बात करेंगे, वो है संवेगात्मक अस्थिरता। चौथा लक्षण संवेगात्मक अस्थिरता। जो व्यक्ति स्नायु विकृत होते हैं, उनके अंतर्गत या उनके अंदर जो संवेग होते हैं वो अस्थिर होते हैं, वो इमोशनली साउंड नहीं होते, अर्थात इमोशनली संवेगात्मक रूप से संतुलित नहीं होते।
ऐसे व्यक्ति सदैव अपने संवेगों को स्थिर रखते हैं, अर्थात उनका मन चलायमान रहता है। किसी भी समस्या के प्रति कभी हाँ कभी ना या सदैव दुविधा की स्थिति में रहते हैं। इन व्यक्ति को क्या कहते हैं? स्नायु विकृति वाले व्यक्ति कहते हैं। अगला इसकी पहचान है वो है नंबर 5, इसको देखते हैं। नंबर 5 वो है समायोजन की क्षमता का अभाव। समायोजन की क्षमता का अभाव, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे घर में हो, चाहे विद्यालय में हो, चाहे समाज में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे किसी भी सामुदायिक स्थिति में हो, ऐसे व्यक्ति सदैव ही अपनी परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित करने में असमर्थ होते हैं। सदैव ही समाज से उनका असंतुलन रहता है, समाज सदैव ही उन परिस्थितियों का विरोध करते हैं, इसलिए उनको विद्रोह का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे व्यक्तियों को क्या कहेंगे? स्नायु विकृत वाले व्यक्ति कहते हैं। अगला लक्षण है इनका 6वां, वो देखते हैं। वो है तनाव को सहन न कर पाना। तनाव को सहन न कर पाना। जो व्यक्ति स्नायु विकृत होते हैं वो थोड़ा सा उनके ऊपर बर्डन पड़ता है, थोड़ा सा उनके पास जिम्मेदारी आती है, थोड़ा सा उनके या जरा सा भी उनके पास कोई समस्या आती है, तुरंत ही वो तनाव में आ जाते हैं, अर्थात वो अपना धैर्य खो देते हैं, समस्या समाधान की स्थिति में नहीं रहते, तो उनको क्या होता है? टेंशन होने लगता है। अगला है कमजोर प्रतिक्रिया। 7वां है कमजोर प्रतिक्रिया। ऐसे व्यक्ति जो स्नायु विकृत होते हैं उनमें रिएक्ट करने की जो क्षमता होती है बहुत कम होती है। यदि वो किसी भी बात को रखना चाहते हैं तो अपनी बात को ठीक तरीके से दूसरे के सामने नहीं रख पाते, अपनी बात को नहीं कह पाते। ऐसे एग्जांपल दे देता हूँ मैं। यदि 2 बच्चे आपस में लड़ते हैं, एक बच्चा ऐसा है जिसकी कोई भी गलती नहीं है, लेकिन जब टीचर के सामने जाता है तो अपनी बात को कह ही नहीं पाता, और इसका फल ये होता है, इसका परिणाम ये होता है, वो दंडित किया जाता है। तो ऐसे व्यक्ति जो स्नायु विकृत होते हैं या उनमें ऐसे लक्षण पाए जाते हैं, वो अपनी बात को दूसरे के सामने रखने में असमर्थ होते हैं, या उनकी जो रिएक्ट करने की पावर होती है बहुत कम होती है। अगला देखते हैं, अगली पहचान लक्षण क्या है? वो है निर्णय क्षमता का अभाव। 8वां है निर्णय क्षमता का अभाव। निर्णय क्षमता का अभाव। ऐसे व्यक्ति जो क्या होते हैं? स्नायु विकृत होते हैं, न्यूरोस्टैटिक्स होते हैं, उनके अंदर क्या होता है? उनके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो बहुत कम होती है, निर्णय की जो क्षमता होती है वो बहुत कम होती है। वो सदैव दुविधा की स्थिति में रहते हैं और कोई भी निर्णय लेने में असमर्थ रहते हैं, या निर्णय लेते भी हैं तो उनके निर्णय ज़्यादातर गलत ही होते हैं। तो ये लक्षण 8वां था। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है प्रभावी। देखते हैं प्रभावी कार्य क्षमता का अभाव। इधर लिख देता हूं मैं, नवा प्रभावी कार्य क्षमता का अभाव। ऐसे व्यक्ति जो क्या होते हैं? स्नायु विकृत होते हैं, उनके अंदर वो जो भी कार्य करते हैं वो कार्य को पूर्ण तरीके से, आसान तरीके से, प्रभावपूर्ण तरीके से करने में असमर्थ होते हैं। वो कार्य को करते तो हैं, लेकिन कार्य को रचनात्मक तरीके से, सुंदरता के तरीके से, या यूँ कहें कि कार्य की जो क्षमता होती है बहुत कम होती है। कार्य शुरू करते हैं, बीच में छोड़ देते हैं, या कार्य करते भी हैं उसके रिजल्ट अच्छे नहीं रहते, या प्रभावपूर्ण तरीके से कार्य नहीं करते हैं। अगला जो लक्षण है इनका वो है 10वां देखते हैं, सॉरी 10वां लक्षण देखते हैं। वो होता है
कार्य को उद्देश्य तक पहुंचाने में असमर्थ, कार्य को पूर्ण करने में असमर्थ, ठीक है। ऐसे व्यक्ति जो कार्य करने में असमर्थ होते हैं या जिनके अंदर जो रिटेनिंग पावर होती है, धारण करने की क्षमता होती है, या एकाग्रचित्ता की स्थिति होती है, कंसंट्रेशन की स्थिति होती है, बहुत कम होती है। स्नायु प्रवृत्ति वाले लोग या बच्चे किसी भी घटना के प्रति या अपने विषय के प्रति जो भी कंटेंट पढ़ाया जा रहा है, जो भी उनको विषय वस्तु पढ़ाई जा रही है, उन पर अपना ध्यान कंसंट्रेट करने में असमर्थ होते हैं, या कंसंट्रेट करते भी हैं या ध्यान करते भी हैं तो बहुत कम समय के लिए करते हैं। इसलिए जो कार्य करने की उनकी क्षमता होती है बहुत कम होती है। इस स्लाइड में या इस सेगमेंट में हम लोगों ने व्यक्तित्व के 5 बड़े स्किल गुण पढ़े। आगे की स्लाइड में हम लोग आगे पढ़ेंगे और इससे संबंधित आपको जो भी क्वेरीज करनी हो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाएं और वहाँ पर कमेंट करें। हम लोग या मैं आपको आपके समाधानों को सुझाऊंगा। थैंक यू।